I welcome you all to this very important math workshop. In a way, it is a panel discussion. In a way, it is a motivation session. In a way, there are so many things we were expecting to discuss in this important session. तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे पैनलिस्ट से, डॉक्टर सफदर खुद्दूस साहब, डॉक्टर अब्दुल समद साहब, डॉक्टर अब्दुल वासिफ साहब, वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। आज जो हमने टॉपिक चूज़ किया था इस वर्कशॉप के लिए, सुबह में मैथ का एक मोटिवेशन सेशन हुआ, आज मैथ का एक इम्पॉर्टेंट पैनल डिस्कशन हमने रखा। सो डियर पेरेंट्स, डियर ऑडियंस, आज हम डिस्कस करना चाह रहे हैं आइडियाज फॉर हेल्पिंग स्टूडेंट्स सी द रेलेवेंस ऑफ मैथमेटिक्स इन एवरीडे लाइफ, इंस्पायरिंग क्यूरियोसिटी एंड डेवलपिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स दैट गो बियॉन्ड एग्जाम्स। यूजुअली मैथ को एग्जाम्स के लिए पढ़ा जाता है। बचपन में हम टेबल्स याद करते हैं, आगे हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, एग्जामिनेशन होता है और कहीं ना कहीं हम उसका रेलेवेंस भूल जाते हैं, छोड़ जाते हैं। पिछले कई सालों से कोशिशें चलती रही कि हम मैथ को सीरियस लें, तो आइए आज एक और ऐसी कोशिश करते हैं और कोशिश करते हैं कि इस पैनल डिस्कशन में हम कुछ की पॉइंट्स डिजाइन करें, कुछ सॉल्यूशंस डिजाइन करें जो ऑफलाइन यहां अटेंडीज, जो टीचर्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, या ऑनलाइन जो ये सेशन देखने वाले हैं, किसी तरीके से हम हमारी जनरेशंस को, नेक्स्ट जनरेशंस को एट पार विद द वर्ल्ड स्टेज लेकर आए मैथमेटिक्स के लिए। बिकॉज वी ऑल अंडरस्टैंड फॉर मेजर इन्वेंशंस वी नीड मैथमेटिक्स। हम मैथ को छोड़कर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। साइंस और टेक्नोलॉजी में ग्रो करना विदाउट मैथमेटिक्स इज क्वाइट डिफिकल्ट, यू नो। तो मेरे साथ में आज पैनल में मौजूद है डॉक्टर सफदर खुद्दूस साहब। ही इज अ PhD and AM from Washington University in St. Louis, Bachelor of Mathematics in Indian Statistical Institute. We welcome you, sir. Thank you so much. साथ में हमारे साथ डॉक्टर अब्दुल वासिफ है। He is PhD Mathematics pursuing from University of Malaysia, MMANTC, मंसूरा कैंपस, मालेगांव। साथ ही हमारे साथ साइंस फेयर और अलग अलग ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबर हैं डॉक्टर शेख अब्दुल समद साहब। ये ग्रीन फोटेक नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, बहुत ज़्यादा सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है और एजुकेशन एक्सपो की कोर कमेटी मेंबर हैं। सर, वी वेलकम यू टू दिस प्रोग्राम। ये जो पैनल डिस्कशन है, याद रखें कि इसमें हम इम्पैक्ट की बात करेंगे, इसमें हम बात करेंगे कि तरीके क्या हों, सॉल्यूशन कैसे निकले। ज़्यादा हम प्रॉब्लम्स पर डिस्कस नहीं करेंगे। वी विल डिस्कस टू द पॉइंट, जिसमें बहुत क्लियरली पैनल को ओपन करने के लिए लेट अस टॉक इन अ कपल ऑफ मिनट्स अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स। सर, आप 30-40 सेकेंड्स में मैथ का इंपॉर्टेंस प्लीज ग्लिम्स में बताते चलें। द मैथमेटिक्स, जो अक्सर ये समझा गया है कि बड़ा डिफिकल्ट सब्जेक्ट होता है, और खास करके जब हम सिलेबसेस देखते हैं तो उसमें ऐसा लगता है कि बहुत कम चीजें हैं जो हमारे लाइफ को रिलेट करती है एक्सेप्ट द बेसिक मैथमेटिक्स। लेकिन मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट, जिसको हम उर्दू में हिसाब बोलते हैं, जिंदगी में जो भी एक्टिविटीज करते हैं उसका हिसाब रखना, और हर जगह पर, हर मोड़ पर हमको हिसाब रखना पड़ता है। जिंदगी जितनी कॉम्प्लिकेटेड होती है, जब हम बिजनेस में आ जाते हैं या जॉब में आ जाते हैं या कोई दुकान खोलते हैं, तब हिसाब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता जाता है। और इसी तरह से बहुत सारे जो कुदरती जो साइंटिफिक चीजें हैं जिसको सॉल्व करना है, उसमें भी इसका रोल लगता है। इसलिए सबसे इसेंशियल चीज है, और मैथमेटिक्स इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चे को आना, क्योंकि मैथमेटिक्स से उसकी एनालिटिकल एबिलिटी, मतलब सोचने की एक कुव्वत उसकी बिल्डअप होती है, जिससे वो चीजों का हिसाब रखता है, अकाउंटेबल बनता है और चीजों को एनालाइज करके देखना शुरू करता है। तो इसीलिए इसको प्रमोट करना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है, और इसीलिए इसका स्टडी करना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है।
तो मेरे ख्याल से जिंदगी में तो जरूरत है ही है, लेकिन आगे जो टेक्नोलॉजी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डेटा साइंस है, ये मैथ के बगैर बिल्कुल नहीं होता है। तो फ्यूचर में उसके बगैर बच्चों को करियर बनाना मुश्किल हो जाएगा। ये Thank you so much, sir. Dr. Abdul Wasi sir, why is it important to integrate mathematics into everyday life? सर ने बताया एवरीडे लाइफ में तो इंटीग्रेट करना है, लेकिन क्यों करें हम? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। असल में अब तक हम ये पढ़ते आए हैं कि ये एक मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है, लेकिन अगर बात की जाए मैथमेटिक्स ये एक सोच है, एक ज़हनी सोच है, जिसके ज़रिए से हम दुनिया के किसी भी प्रॉब्लम को एक सिस्टमेटिक एनालाइज करके उसका कोई बेहतरीन सलूशन निकालते हैं। जैसे अगर बात की जाए, हमारे यहाँ पे सारे लोग घरेलू अखराजात की बात करें अगर, तो अब घरेलू अखराजात सबके अलग अलग होंगे, सबके अलग अलग कमाई है, तो कैसे उस कमाई में हम अपना बेहतरीन अंदाज में ज़िंदगी को गुजार ले जाएं, इसको अपने जहन में, अपनी एक सोच में एक हिसाब लगाना और फिर उस हिसाब से अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाना, इसी का नाम मैथमेटिक्स है। अब अलग अलग फील्ड में इसको यूज़ किया जाए और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाया जाए, इसी का नाम मैथमेटिक्स। एजुकेटर्स और पेरेंट्स का हम माइंड शिफ्ट या परसेप्शन कैसे शिफ्ट करें फ्रॉम अ प्योरली एकेडमिक सब्जेक्ट टू अ क्रिटिकल लाइफ स्किल फॉर मैथमेटिक्स? हिसाब की बात करें तो वो मैथमेटिक्स का एक हिस्सा है जिसे अरिथमेटिक कहते हैं। तो अरिथमेटिक इज एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, दैट इज इट। अगर उस हिसाब की बात करें तो मेरे ख्याल से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, या उनकी भी जो बात है ये अरिथमेटिक की बात है। पर ये बैलेंस शीट के बाहर मैथमेटिक्स जो इस्तेमाल होता है, जो बाद में बच्चों को परेशानी होती है, चाहे ट्रिग्नोमेट्री हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो, इंटीग्रेशन हो, डिफरेंशिएशन हो, जिसकी एप्लीकेशंस फिजिक्स में है एंड स्टफ, इस मैथमेटिक्स की एप्लीकेशन डेली लाइफ में खोजना ज़रा मुश्किल है। मैं मिसाल के तौर पे एक ऐसा एग्जांपल देता हूँ कि क्यों मुश्किल है, क्योंकि ये दिखता उतना आसानी से नहीं है। जैसे मान लीजिए दो आदमी अपने अपने एटीएम कार्ड्स के साथ जा रहे हैं। You have all of you must be, if not all, most of you must be having ATM cards, right? आप ATM कार्ड से ATM मशीन में अपने पैसे को निकालते हैं। आप अपने कार्ड को डालने के बाद उसमें जब आप पिन डालते हैं तो ATM मशीन को कैसे पता चलता है कि वो कार्ड का पिन वो है और हाँ हो गया और अब चलो उसमें पैसे निकाल कर दे देते हैं। सो बेसिकली मैथ्स में मैथमेटिक्स को इस्तेमाल करके ATM में कोडिंग होती है। बेसिकली वो कार्ड को रीड करती है। अगेन जो रीड की जाती है वो बाइनरी होती है, आप देख नहीं सकते हैं। देखिए अगर आपकी बात की जाए कि आप क्या देख सकते हैं, आप ATM मशीन के अंदर जो चल रहा है आप उसे देख नहीं सकते, पर आपके कार्ड को आपके बाजू वाले कार्ड से डिस्टिंग्विश क्यों करती है? क्योंकि उसमें कुछ तो अलग है। वो अलग जो है उसकी पर्सपेक्टिव जो है, उसका जो बुनियाद है वो मैथमेटिक्स पर है कि मैथ के एतबार से उसमें फर्क वो ATM मशीन निकालती है और फिर उसको आपके पिन के साथ मिलाती है, फिर आपके पैसे को आपके अकाउंट से डेबिट करती है। हाँ, कनेक्टिविटी के लिए इंटरनेट इस्तेमाल हो रहा है, जाहिर सी बात है, लेकिन ATM मशीन वो करती कैसे? तो इस तरह बहुत सारे आपके आसपास ऐसे आलात हैं, ऐसे टूल्स हैं, लेकिन अगर आप एकदम से आंखों से देखना चाहें कि मुझे आंखों से दिख जाए, मुझे सैटेलाइट्स दिख जाए, आप कहीं ना कहीं उसके फवायद दुनिया में मतलब एंजॉय कर रहे हैं, बट टू बी वेरी रियलिस्टिक दैट यू कैन सी एंड देन यू कैन गेट मोटिवेटेड, इट्स डिफिकल्ट। इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट साइंस, इट वाज एन एब्स्ट्रैक्ट साइंस एंड इट इज अनलाइकली टू चेंज इट्स एब्स्ट्रैक्टनेस। छोटा सा लेकिन सर अभी जो एब्स्ट्रैक्ट साइंस है, एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिक्स है, and somehow we feel disconnected with the real world through this mathematics.
तो हम क्या करें जिससे we can establish a connection with the real world with this abstract science? नहीं, पढ़ना पड़ेगा, दैट इज इट। वही मैथ की जो कोर्सेज हैं आप उसको पढ़े, उसको समझे, और समझने के बाद फिर उनके इम्तिहान आते हैं जो आपकी समझ को ग्रेड करेंगे बेसिकली कि क्या दर्जात हैं समझ के। उस एतबार से जब एक समझ आला उला हो जाती है तो फिर ये एब्स्ट्रैक्टनेस का जो दरवाज़ा है खुल जाएगा। ठीक है, फिर तो अगर मैं सही समझूं तो बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स को, जो बेसिक ऑपरेशंस है, उसको मुझे बार बार प्रैक्टिस करनी है और खुद को अपग्रेड करना है ताकि मैं ये एब्स्ट्रैक्ट को किसी तरीके से क्लियर कर लूं। बेसिक्स को नहीं, बेसिक्स को तो एक ही बार किया जाता है, उसके बाद जो नए नए टॉपिक्स आ रहे हैं आपको, मतलब आपसे मुराद हाँ, हम सबको उन चीज़ों को समझकर, नए नए कॉन्सेप्ट्स जो आ रहे हैं उनको समझकर, उनके अलग अलग इम्तिहानात जो होते हैं जो बाकायदा इनके माहिरीन बनाते हैं, उसके पेपर्स बनाते हैं, उससे फिर हमें वैसी समझ हासिल हो सकती है इंशाल्लाह, जिससे ये एब्स्ट्रैक्टनेस और हमारे बीच, हम मैथ्स और हमारे बीच में जो एब्स्ट्रैक्टनेस का दरवाज़ा है, एक रिल्म है या फिर एक ऐसा पार्टीशन है, वो पार्टीशन धीरे धीरे हल्का हो जाएगा। सर अब्दुल वासिफ सर, हमने थिंकिंग स्किल्स पर थोड़ी देर पहले बात की थी, तो एट व्हाट स्टेज डू यू थिंक schools and parents should start focusing on building analytical thinking in mathematics? वो कौन सा स्टेज है? वो प्री केजी है, वो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन है, मिडिल स्कूल एजुकेशन है? तो आप कुछ हाईलाइट कर सकते हैं कहाँ पर हम एज पेरेंट्स एंड एज टीचर्स मैथ की थिंकिंग विजिबल करने के लिए कि बच्चा हाँ मैथ पर फोकस कर रहा है, मैथ के बारे में सोच रहा है, उसके लिए हम एफर्ट डालें। अभी आपने इससे पहले जो सवाल किया था कि मैथमेटिक्स का जैसे हम रियल लाइफ में कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं, दरअसल बात यह कि हम सब मैथमेटिक्स को डेली लाइफ में यूज़ करते रहते हैं, उसे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बस हम जानते नहीं है। जैसे अब हम मिसाल के तौर पे एक आदमी कहीं जा रहा है, गाड़ी से जा रहा है, और एक हाईवे है, उसका डेस्टिनेशन 200 किलोमीटर है, और उसकी गाड़ी में जो पेट्रोल है वो 150 किलोमीटर जाने तक का है। अब उसके डेस्टिनेशन के बीच में 2 जगह पेट्रोल पंप आता है, एक तो 50 किलोमीटर पे जहां पे सिर्फ पेट्रोल भरने की सहूलत है, दूसरा 150 किलोमीटर से और पहले 130 किलोमीटर 120 किलोमीटर पे जहाँ पे और सारी सहूलतें मैसर हैं, जैसे वॉशरूम वगैरह है और वो खाने पीने की सहूलियत भी है। तो जाहिर सी बात है इसमें किसी को बताना नहीं पड़ता। अगर हमें अपना टाइम बचाना है तो बचाए हम 50 किलोमीटर रोकने के, हम आगे बढ़ करके 120 किलोमीटर पे रोकते हैं और फिर वहाँ पे अपने टाइम को बचाते हुए उसी वक्त में गाड़ी में फ्यूल भी डलवाते हैं और खाने पीने से भी फारिग हो जाते हैं। तो ये तो मैथमेटिक्स का यूज डेली लाइफ में हर कोई किसी न किसी अंदाज से कर ही रहा है, बस बात यह है कि हमारे जहन में वो चीज नहीं है। इसी तरह सारी फील्ड में, अब एक डॉक्टर है, हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं, एक मेडिसिन है, वो अगर 20 साल से ऊपर उम्र का है तो उसको एक डॉक्टर एक टैबलेट कहता है ये 500 mg की एक टैबलेट लीजिए, और वही 6 महीने का बच्चा हो तो उसी दवा को कहता है कि इसका डोज कम कर दीजिए और इसको जो है 4 पार्ट में करके 1 पार्ट खिला दीजिए। तो ये तो हिसाब ही हुआ। तो मैथमेटिक्स एवरी फील्ड में सारे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, बस एक हमारे माइंड में वो क्लिक नहीं कर रहा है। और आपका दूसरा सवाल? सर मैं ये जानना चाह रहा था कि आप बच्चे हैं, बच्चे मैथ को सीरियस ले या उसकी एनालिटिकल स्किल्स को सीरियस ले, उसमें हम एज टीचर्स और पेरेंट्स कौन से एज या स्टेज में ज्यादा फोकस करें? मेरे हिसाब से वैसे तो शुरू से जाहिर सी बात है, जब कोई सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, जिस स्टेज से पढ़ाया जा रहा है उसके माहिरीन ने सारे उसको समझ करके वहाँ से शुरुआत की है। लेकिन जो एक सोच होती है
मेरे हिसाब से 5th या 6th क्लास से पहले जो होती है वो सिर्फ जो है बच्चे को बार बार क्वेश्चन लगवा करके 2+2 वो प्रैक्टिस करवाते हैं, ताकि आने वाली जो जब उसके अंदर थोड़ी सी जहनी सलाहियत हो जाए तो फिर वो चीज़ों को समझना शुरू हो जाए और फिर वहाँ से उसको मैथमेटिक्स में कायदे से फोकस करके उस पर मेहनत करनी चाहिए 5th या 6th क्लास से। सर आप अग्री करते हैं या कुछ इस पॉइंट पे ऐड करना चाहेंगे? क्योंकि डॉक्टर अब्दुल साहब टीचर्स ट्रेनिंग में भी है, स्कूल्स की गाइडेंस भी करते हैं। जहाँ तक मैथमेटिक्स का सवाल है, इसको आप किसी भी एज से ऐड कर सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली अगर 5th ऑनवर्ड अगर करेंगे हायर मैथमेटिक्स तो ज़्यादा बेटर होगा। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी यह है कि इसको पढ़ाने का तरीका चेंज करना है आपको। जैसे किताबों और फॉर्मूले को पेपर पे लिख लिख के पढ़ाने से अच्छा है अगर एक्टिविटी बेस्ड करें। अहमदाबाद में एक स्कूल है जो बिल्कुल नेचुरल तरीके से पढ़ाता है, सारा भाई का, तो वहां पर बच्चों को बुक से, छोटे छोटे बच्चे जो फर्स्ट से नर्सरी, लोअर केजी एंड सो ऑन, तो वो उनका जो बहुत बड़ा कैंपस है जिसमें वो ले जाते हैं और काउंट करने लगाते कि काउंट करो ये चिड़िया कितनी हैं, फिर एक चिड़िया उड़ा दी, अब बताइए कितनी रहेगी ये। तो वो चिड़ियों से खेलते खेलते वो सीख जाता है कि एडिशन कैसे होता है और सब्ट्रैक्शन कैसे होता है। तो ये जो तरीका है ये बदलना हमको ज़्यादा ज़रूरी है। और जहाँ तक मैथमेटिक्स का सवाल है, मैथमेटिक्स का जो हाईएस्ट पॉसिबल मैथमेटिक्स अगर आप बोलते हो तो ये आप बच्चों को भी सिखा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपको डेटा एनालिटिक्स के लिए लगता है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस लगता है। अब इसमें सबसे मेन है प्रोबेबिलिटी थ्योरी। अब प्रोबेबिलिटी एक ऐसी चीज है, अगर सिंपल शब्दों में बोले तो अंदाजा मारना। हर कोई अंदाजा लगाता है कि मेरे पास 100 रुपए है, अगर रोज मैं 10-10 रुपए खर्चा करूंगा तो कितने दिन चलेंगे, ये कब ये पैसे खत्म हो जाएंगे। अब ये सिंपल तरीका है कि ठीक है, ये जो इस तरह से अगर पढ़ाते चलाया जाए और फिर अगर उसको लेकर आए टेक्स्ट पर एक्टिविटी के बाद, मतलब रियल लाइफ एग्जांपल एक्टिविटी के बाद अगर उसको टेक्स्ट पे लाएंगे तो इट विल बी जस्ट फन टू लर्न मैथमेटिक्स। सो ये मेरे ख्याल से अपग्रेडेशन ज्यादा जरूरी है उसमें। फर्स्टली हाउ दैट इज प्रोबेबिलिटी, वो प्रोबेबिलिटी नहीं है। प्रोबेबिलिटी का 10 रुपए या 100 रुपए से कोई लेना देना नहीं। प्रोबेबिलिटी तो एक एस्टिमेशन है विच इज प्योरली अ फील्ड। प्रोबेबिलिटी इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग। अगर एआई जैसी चीज प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स से बन रही है जो कई लोगों की रिप्लेसमेंट है, आपको लगता है वो सिंपल चीज होगी? बिल्कुल नहीं है। प्रोबेबिलिटी एक बाकायदा एक वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स है। प्रोबेबिलिटी जो आप कॉम्प्लेक्सिटी बता रहे हैं वो फॉर्मूले बता रहे हैं जो हायर। नहीं, आपने जो एग्जांपल दिया वो प्रोबेबिलिटी का एग्जांपल नहीं है, वो एक अरिथमेटिक है कि 10 बार 10 रुपए खर्च करने से 100 रुपए खर्च हो जाते हैं। प्रोबेबिलिटी का सिंपल मीनिंग है प्रोबेबल। इट्स नॉट अबाउट इंग्लिश। वो इंग्लिश की बात नहीं है इसके। उसमें जैसे आपने देखा है, मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एमएल में काम करता हूं साहब। खैर वो दलील की बात नहीं आती। जो मेथड्स है बच्चों को जब पढ़ाएंगे तो आप ये नहीं पढ़ा सकते कि एकदम कॉम्प्लेक्स थ्योरी लेकर किताबों में बच्चों को नहीं लगेगा। जो स्ट्रेटेजी है, जैसे हम अगर 5वीं स्टैंडर्ड से शुरू कर रहे हैं तो उनको उन्हीं के उसकी बात नहीं है। बात है कि आपने जो प्रोबेबिलिटी के बाद ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में आएगा तब आप बता सकते हैं जो फॉर्मूलेज है, जो कॉम्प्लेक्सिटी है, जो हम एल्गोरिथम यूज करते हैं वो नहीं वो सबसे कुछ नहीं होता। प्रोबेबिलिटी का जो आपने डेफिनेशन दिया या एग्जांपल दिया सब गलत है। दैट इज द थिंग। वो जो भी है, एआई है, एमएल है, एलएलएम है, वो अपनी कहानी है। दैट इज अनदर थिंग। बट एनीवेज इट्स नॉट अबाउट दैट। ऑब्वियसली अमानत है, हर चीज अमानत है, हर बात अमानत है। दैट इज इट। एंड दिस इज मशवरा हो रहा है और एक मोमिन से मशवरा एक अमानत है। एनीवेज सो द थिंग इज, बात सही कह रहे हैं, आई वुड एग्री टू हिम कि 6ठी से बच्चों की पढ़ाई 5वीं से मॉनिटर करने की ज़रूरत है। जैसे सुबह भी हमने देखा कि 4थी तक बच्चों की परफॉर्मेंस सही रहती है। उसके बाद जो मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स आते हैं, जैसे चाहे फ्रैक्शंस हो या ज्योमेट्री की चीज़ें हों, और बाज़ जगह देखिए जैसे पाइथागोरस थ्योरम क्या है। पाइथागोरस थ्योरम ये है कि ज्योमेट्री की कुछ मालूमात है और अलजेब्रा का कुछ मालूमात है। यानी कि ज्योमेट्री में हमने एक ट्राइंगल बनाया और ट्राइंगल के 2 साइड्स बताए, हाइपोटेन्यूज दो छोटे साइड्स हमने बताए। अब तीसरा साइड बताना ये ज्योमेट्री का प्रॉब्लम है कि राइट एंगल ट्राइंगल में हमने राइट एंगल ट्राइंगल के 2 साइड्स बताए, तीसरा साइड ज्योमेट्री का प्रॉब्लम है कि हम उसे मेजर करेंगे।
तो हमें पता चलेगा तीसरा साइड क्या है। लेकिन पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि इस ज्योमेट्री के प्रॉब्लम का बदल अलजेब्रा में है कि भाई आप दोनों साइड के स्क्वायर को स्क्वायर करो, ऐड करो और रूट ले लो। तो अब क्या है कि यहां पर सिर्फ मैथमेटिक्स के अलग अलग पे नहीं है, उनके बीच में इंटरलिंकेज आ रही है। तो बच्चे के दिमाग में भी उस तरह की लिंकेजेस आनी चाहिए। अब जानते हैं कि एक मशहूर जो चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं उनके कितने 4 स्टेजेस है ना ग्रोथ के, राइट, जिसमें जो सेकेंड स्टेज है विच इज फ्रॉम क्लास 8 age 9 to 14. So that is where when a logical thinking framework comes into existence. So उस वक्त जब मैथ्स पढ़ाया जाता है तो जो लोगों की सोचने का तरीका बनता है वो तकरीबन जिंदगी वो उसी तरीके से सोचता है। तो ये जो एज है इसमें अगर बच्चों को समझा दिया जाए कि सोचना कैसे है, दो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को कैसे लिंक करना है, then it is very likely that it is going to be sustained, and that is what he said, and I agree to that age. And certainly, will this format like algebra और geometry के concepts हम ये एज में और अच्छे से पढ़ें तो क्या ये हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स में हमें हेल्प करेगा? जाहिर सी बात है कि अगर बेसिक जितना ज़्यादा क्लियर होगी तो आगे उसमें हेल्प मिलेगी। अभी आप बेसिक से ज़्यादा हम अलजेब्रा ज्योमेट्री के इंटरकनेक्शन की बात कर रहे हैं, हाँ, या उस पर एम्फसाइज करने की बात कर रहे हैं। जी जी, क्या कहा आपने? जी, मैं सर की बात और आपकी बात रिपीट कर रहा था कि ग्रेड 5 और 6 में हम डेफिनेटली एफर्ट डालना बढ़ाएंगे, शुरू करेंगे, लेकिन एट द सेम टाइम हम अलजेब्रा ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस करने के साथ साथ इंटरकनेक्ट करने की कोशिश करेंगे जिससे हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स इंप्रूव हो जाए। एम आई करेक्ट ऑन दैट पार्ट? यस, बिल्कुल आपने सही बात कही। लेकिन असल में देखिए पढ़ाई का जो सिस्टम है हमारे यहाँ बस टीचर आया और चौक उठाई, ब्लैक बोर्ड पे सॉल्व कर दिया और सॉल्व करके चले गए। इसके बजाय बल्कि थोड़ा सा हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है उसको प्रैक्टिकल की तरफ जाना ज़रूरी है। जैसे बाहर मुल्कों में देखिए उठा करके बच्चे को अगर जैसे अब एडिशन सिखाना हो तो एडिशन सिखाने के लिए वो 2 + 2 4, हमारे यहाँ तो ये किया भाई 2 + 2 कितना हुआ 4। वो क्या करते हैं कि क्यूब्स रख देते हैं, 4 क्यूब्स रख दिया और 4 को एक जगह कहा, एक को ले जाओ वहाँ पे, फिर दूसरे को ले जाओ, 4 को एक साथ इकट्ठा किया और फिर कहा अब गिनो कितना हुआ 4। तो ये थोड़ा सा जैसे प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ जब आप ले जाएंगे तो फिर उसको सीखने में ज़्यादा मदद मिलेगी, बजाय इसके कि उसको रटवा दिया जाए और उसको जो है याद करवा दिया जाए। फिर वो बाद में जा करके वो, क्योंकि मैथमेटिक्स जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आप, रटने वाली चीज़ तो बिल्कुल नहीं है। अब आप शुरू में तो रटवा दिए, आगे के जो फार्मूले हैं पता चला एक ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है, फिर वो इंटरकनेक्ट हो रहा है किसी और में जाकर के, तो कितना आप रट सकते हैं? और हर क्वेश्चन के अलग अलग आंसर आने, कहाँ तक आप रट सकते हैं? तो बजाय इसके कि आप जो है उसको रटवाएं और उसको प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ ले जाकर के सिखाएं और इससे अरिथमेटिक में पॉसिबल है। जैसा आप समझ साहब जो एग्जांपल चिड़िया का दे रहे थे जी, वो चिड़िया उड़ाना वगैरह जो एग्जांपल्स थे वो अरिथमेटिक्स में थे, लेकिन हम उसको इंटरकनेक्शन ऑफ अलजेब्रा और ज्योमेट्री स्पेशली 6th स्टैंडर्ड में, वहां पर हमको एज अ टीचर एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करना बहुत टफ जाता। जो स्टेजेस की हम बात कर रहे हैं वो उसके टॉयज भी आज मार्केट में है, टूल्स मार्केट में है और ऑनलाइन भी उसके बहुत सारे टूल्स मिल जाएंगे, सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे। लेकिन जैसा जैसा हम ग्रेजुअली आगे जाते हैं तो हमको बहुत टफ होता है कि वो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को क्लासरूम के अंदर रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ भी लेकर आना और साथ ही साथ प्ले वे में भी करवाना। तो इसके लिए अगर आप तीनों हमें कुछ मशवरा दें सो मे बी टीचर्स को कुछ यहाँ पर हेल्प मिल जाएगी इंशाल्लाह। जैसे पहले बताया था मैंने कि मैथमेटिक्स है इसका टीचिंग ही रियल लाइफ से होना चाहिए। मैं फिर से वही कह रहा हूँ कि ये किताबों से और फॉर्मूले से, जैसे है ना शेक्सपियर को अगर 5वीं क्लास के बच्चे को पढ़ाओगे तो उसको समझ नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे ग्रो होगा वो शेक्सपियर की समझ जाएगा। आपको यही करना चाहिए और ये रिलेशन हर जगह हो सकता है। बच्चों को बच्चे के हिसाब से हो सकता है, जैसे चिड़िया दिखाकर या कुछ काउंट कराकर, और 5th स्टैंडर्ड में आते हैं तो उस हिसाब से उनका एक्टिविटी आप कर सकते हो। अब इस एक्टिविटी में
अभी आपको एक डिजिटल टेक्नोलॉजी आ गई है, आपको इंटरनेट पे 50 साइट्स है, उसमें 50 वर्कआउट्स है जो आप बिल्कुल मैथमेटिक्स के लिए कर सकते हैं। करीब करीब हर कंसेप्ट है जो मैथमेटिक्स का, उसके लिए एक्टिविटी अवेलेबल है। वैसे बहुत सारे वेबसाइट ऑर्गेनाइजेशन अवेलेबल है जो आपको उसकी एक्टिविटी, करंट एक्टिविटी देते हैं। तो बच्चे उसको एक्टिविटी पहले करते हैं, एक्सप्लेनेशन बाद में होता है, और इसी को हम बोलते हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग। एक्सपीरियंशियल लर्निंग में क्या होता है कि हम पहले कोई मैथमेटिक्स या कोई भी सब्जेक्ट हो उसको हम करके दिखाते हैं, उसके बाद बच्चों को बोलते हैं आपको क्या समझ में आया, वो रिफ्लेक्शन होता है, वो जो भी समझ में आया वो सही गलत को बोलते हैं। फिर उसके बाद हम उसको कंसेप्ट समझाते हैं कि ये एक्चुअली ऐसा है, और फिर उसको बोलते हैं कि आपको एक्सपेरिमेंट करके बताएं। ये जो तरीका होता है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग इज द बेस्ट वे टू टीच मैथमेटिक्स। तो ये 4 फेजेस का जो तरीका है, इसके सारे टूल्स अवेलेबल है, इसकी मेथोडोलॉजी अवेलेबल है, कई मेथोडोलॉजी है इसके अवेलेबल। तो एक बड़ा डिटेल डिस्कशन है, लेकिन एक्सपीरियंशियल लर्निंग इज द बेस्ट वे टू डू इट। आपने कहा कि जैसे ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा को हम कैसे इंटरकनेक्ट कर सकते हैं, तो असल में जैसे अर्ली लाइफ में हम इसको इंटरकनेक्ट करने में थोड़ा सा दिक्कत इसलिए आएगी क्योंकि भाई ट्रिग्नोमेट्री आगे जाकर के 10th क्लास में आ रही है, और अलजेब्रा तो हम शुरू ही से कर सकते हैं। जैसे अलजेब्रा में हमने एक दुकान से 2 सामान खरीदा, अलग अलग कॉस्ट थी, और उसको अलग अलग कॉस्ट थी, अलग अलग नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स खरीदे हमने, तो बताओ टोटल कितना हुआ। इसका अगर हमें टोटल निकालना हो कॉस्ट, तो हम अलजेब्रा का एक इक्वेशन बनाएंगे और उससे जो है हम निकाल सकते हैं कितने का हुआ। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री जो है थोड़ा सा हायर क्लास में जाके आ रही है, 10th क्लास में, तो शुरुआती एज में इसको इंटरकनेक्ट करना जाहिर सी बात है, जब हम उसको पढ़ा ही रहे हैं 10th क्लास में, तो शुरुआती में कैसे उसको इंटरकनेक्ट कर सकते हैं। मैं अलजेब्रा और ज्योमेट्री की ही बात कर रहा था, बट एज वी ग्रेजुअली प्रोसीड, जब हम बड़ी क्लासेस में जाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स में जाते हैं, तब प्लेवे मेथड यूज करना टफ जाता है। तो वो टाइम पे हम इंटीग्रेशन कैसे करें? नहीं, तो उसको फिर हम ऐसे क्योंकि कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसा है नहीं कि हम दोनों को इंटरकनेक्ट कर सके। हाँ, हम ये कर सकते हैं कि भाई किसी कंप्यूटर वगैरह पे, जैसे हमें स्ट्रेट लाइन, अभी स्ट्रेट लाइन है तो उसका एक इक्वेशन होता है और उसका कुछ स्लोप होता है, हमें स्लोप निकालना है किसी लाइन का। अब उस लाइन का स्लोप कैसे निकाला जाए, तो उसका एक फार्मूला है, tan थीटा से स्लोप निकाल आता है। लेकिन अब इस चीज का कोई इंस्ट्रूमेंट ला करके और उसको समझाना ये थोड़ा सा मुश्किल है, तो उसको निकालना थोड़ा सा मुश्किल है। बाकी अगर हमें स्लोप का स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालना हो तो हमें फार्मूला पता है tan थीटा से हम कुछ भी स्लोप निकाल सकते हैं। लेकिन उसको रियल वर्ल्ड में करके दिखाना ये थोड़ा सा मुश्किल है। नहीं तो उनका तो कहना है कि अवेलेबल है, तो फिर आप सवाल क्यों पूछ रहे हैं? देखिए, दैट्स व्हाट ही सेड, राइट? ही सेड एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, सो यूज दैट, राइट? यू आर डन। एवरीथिंग को मैं टेंजिबल बनाना चाह रहा हूं। व्हाट? No, that is what he has to explain what things are available on the internet. आपने सवाल पूछा कि कैसे करना है। If it is available on the internet, good for you, right? Available कहाँ है, हमें भी जानना है। जितने भी ये एक्टिविटीज जो है वो इंटरनेट पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं, उसका एक लिस्ट भी मैं आपको प्रोड्यूस करूंगा। कोई अवेलेबल नहीं है, हत्ता मैं बता दूं। और मैं बेस्ट तरीके बताता हूँ, आपने जो पूछा है मल्टी और ज्योमेट्री कैसे एक्सप्लेन करना, उसके लिए बेस्ट होता है जो कारपेंटरी के जो छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, छोटा सा टेबल बनाया गया, बड़ा बेस्ट एक्सपेरिमेंट होता है। तो जो कारपेंटरी में दोनों यूज होता है, ज्योमेट्री भी यूज होती है और अरिथमेटिक भी यूज होता है। छोटी छोटी एक्टिविटी से बच्चे सीख सकते हैं। बच्चों की बात कर रहा हूँ मैं, हर कोई मास्टर जो कर रहा है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, बच्चों के लिए। हाई स्कूल के लिए भी ये चीजें अवेलेबल नहीं है। मैं बताऊं, 2018 में जैसे ICM हुआ था, इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ मैथमेटिशियंस, तो हमारा भी जाना हुआ था, गवर्नमेंट की तरफ से डेलीगेशन में भी थे। यकीन मानिए, अली नेसन इज अ मैथमेटिशियन इन टर्की, इस्तांबुल, एंड ही हैज अ मैथ विलेज इन इजमीर। आई जस्ट विजिटेड इट फ्यू मंथ्स अगो। वहां बाकायदा ये जो मॉडल्स की बात की जा रही है कि अवेलेबल है, उनको वो मॉडल बनाने के लिए इंटरनेशनल
कांग्रेस फॉर मैथमेटिशियन IMU की तरफ से, इंटरनेशनल मैथ यूनियन की तरफ से प्राइज मिला, बिकॉज इट इज नॉट अवेलेबल। आप अरिथमेटिक की बात करें, काउंटिंग की बात करें, शेप, साइज, सर्कल, दैट इज फाइन, वो यहां भी बना देंगे, एक कारपेट को काट कर मैं बना दूंगा अभी। पर आप कॉन्सेप्ट की बात करते हैं ना, पाइथागोरस थ्योरम की बात करते हैं, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। लेकिन हाई स्कूल के हायर ऑर्डर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को रियलाइज करने के लिए, 2D 3D को रियलाइज करने के लिए, जहां हमारे बच्चे अटकते हैं, फंसते हैं, 9वीं 10वीं की कहानी, ट्रिग्नोमेट्री की चीजें, ये भी सही से अवेलेबल नहीं है। हकीकत ये है। सेम थिंग हैपन लास्ट ईयर एज वेल, 22 also another mathematician from Russia got a similar prize, लीलावती प्राइज कहते हैं, इन्फोसिस स्पॉन्सर करता है, and that is one of the most prestigious award in mathematics, लीलावती प्राइज। तो बाकायदा उसके मॉडल्स को बनाने के लिए he got that prize, because these models are very 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 rare and only available with very few people। 6वीं 7वीं तक आपके पास मॉडल्स हैं, उसके बाद मॉडल्स नहीं है, ये हकीकत है, ये हकीकत है। और बनाना बहुत मुश्किल काम है। क्यों? क्योंकि उसकी रियलाइजेशन इमीडिएट नहीं है। विथ वन लास्ट एग्जांपल एंड देन यू कैन गो अहेड। मैथ की एप्लीकेशन जो है उतनी इमीडिएट होती नहीं है। फॉर एग्जांपल ज्योमेट्री में हमारे ट्राइंगल्स का सम ऑफ द एंगल्स इज 180 डिग्री, राइट? देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ज्योमेट्री। hyperbolic geometry in which the sum of the angles of a triangle in hyperbolic geometry is less than 180। इस तरह करके बहुत तरह की ज्योमेट्री है। रीमानियन ज्योमेट्री वाज अनदर ज्योमेट्री जो रीमान ने बनाया। और मैथ के हर कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन इन अ वेरी हाई स्टैंडर्ड एप्लीकेशन कम से कम 70-80 साल लगते हैं। Einstein was smart enough to get that applicable in his general theory of relativity within 50 years। तो बड़े से बड़े फिजिसिस्ट को भी उस जमाने की और पुराने जमाने की भी मैथमेटिक्स को रियलाइज करना बहुत मुश्किल काम को माना जाता है। क्योंकि पेपर्स तो लोग पब्लिश कर देते हैं सोच के एतबार से, लेकिन उसका रियलाइजेशन आइंस्टाइन जैसे आदमी को भी तकरीबन उसकी 12 या 13 साल की मेहनत है ना। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप मास्टर्स और बैचलर्स छोड़िए, 12वीं 11वीं का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उसका एक मॉडल आ जाए, एलिप्सॉइड और एक ऐसा कोनिक सेक्शन का मॉडल आ जाए, वेरी रेयरली अवेलेबल इन इंडिया। इनफैक्ट इंडिया के बेस्ट लैब होमी बाबा सेंटर फॉर साइंटिफिक एजुकेशन, अणुशक्ति नगर, चेंबूर, बॉम्बे में, जहां बार्क है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, वहां इंडिया का बेस्ट लैब है, वहां भी ये चीजें मौजूद नहीं। मैं खुद गया कि इट्स नॉट दैट इजी कि हर आदमी के पास अवेलेबल हो। और इंटरनेट पे तो आई डोंट थिंक सो, इंटरनेट पे तो शायद ही अवेलेबल होगा, और उससे इंसान सीखेगा क्या? You mean to say that instead of going with those abstract concepts to be taught in a playway or activity-based method, हम उसको practice-based learning में चले जाएं? Is that what you mean? Practice-based बार बार उन चीजों को प्रैक्टिस और थ्रू प्रॉब्लम्स हम इन चीजों की एक समझ बच्चों में डाल सकते हैं। हर चीज की समझ डालने के लिए कोई एक मॉडल का एग्जिस्ट होना कोई जरूरी नहीं है। थ्रू प्रैक्टिस भी वो समझ आ सकती है। क्यों हम मेहनत से घबराते हैं? तो घबराने का सर मसला यही है कि हमारे पास में मैथ की एंजाइटी होती है। मैथ को देखकर मतलब बचपन से बोलते थे कि अलजेब्रा अलजेब्रा, तो वो तो एंजाइटी मौजूद है। आप कुछ वो एंजाइटी निकालने के लिए कुछ ऐड करना चाहेंगे कि किस तरह से वो एंजाइटी तो भी निकल जाए? देखिए, मैथमेटिक्स में जब तक कि लगातार बार बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कि वो आपके अंदर आ नहीं सकती। हम लोग खुद ही जब पढ़ाई के दौरान बार बार सवालात को प्रैक्टिस एग्जाम से पहले बार बार लगा करके तब जाते थे। अब इसका कोई तरीका नहीं है कि भाई सीखा भी ना जाए और उस पर प्रैक्टिस भी ना किया जाए और अपने आप बिल्कुल आ जाए। इसका कोई तरीका नहीं है भाई। जितना ज्यादा आप उसको और अर्ली एज में कोई चीज सीखी जाए। कभी कभी ऐसा होता है जैसे हम अलजेब्रा जब शुरू में पढ़ाते हैं बच्चों को तो उन्हें नहीं पता होता है कि ये क्या हो रहा है, लेकिन जब वो थोड़ा सा मेच्योर होते हैं तो वो खुद समझ जाते हैं कि भाई ये 2x + 3y = 4, इसका मतलब क्या होता है। कोई x कोई प्रोडक्ट है, हमने दो खरीदा, और y कोई प्रोडक्ट है 3 खरीदा, तो 2x + 3y कितने का हुआ टोटल बता दिया। अब इस चीज को अगर अर्ली एज में हम समझाना चाहे कैसे,
तो एक हम प्रैक्टिस करवाते जाते हैं, मैथमेटिशियन प्रैक्टिस करवाता है, लेकिन जब वो थोड़ा सा मेच्योर होते हैं तो खुद सीख जाते हैं कि भाई ये क्या हमें समझाना चाह रहे थे। एक्चुअली कैसा है कि मैथमेटिक्स को एक बहुत बड़ा एक मुश्किल काम जो इसका जो इमेज बनाई गई, ये बहुत गलत इमेज है, ऐसा कुछ भी नहीं। और मैथमेटिक्स को पहले से ही आपने बता देना कि इतना डिफिकल्ट है कि ये नहीं कर सकता, वो साइंटिस्ट नहीं कर सकता, फलाना नहीं कर सकता, तो फिर कोई बच्चा पूरी तरह से डिस्करेज हो जाएगा। यहाँ हम जो मेरे ख्याल से कंफ्यूजन ये है कि हम जो बात कर रहे हैं कि स्कूल लेवल के बच्चों को कैसे मैथमेटिक्स सिखाया जाए, उनका इंटरेस्ट पैदा किया जाए, उनको मोटिवेट किया जाए कि वो सीखे। हम उस रिसर्च की बात नहीं कर रहे जो पीएचडी में करने वाला है या पोस्ट ग्रेजुएशन में करने वाला है, वो तो हायर मैथमेटिक्स से वो करेगा। बच्चों को सिखाने के लिए मैथमेटिक्स का एक सेपरेट लर्निंग का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसमें 100 से ज्यादा तो आपको सॉफ्टवेयर है, जिसमें वो एक्सप्लेन करता है, यहाँ तक के फॉर्मूले लेंगे आप, उसको सॉल्व करके दिखाता है, उसको एक्सप्लेन करता है, उसका 3D सिमुलेशन भी होता है। इतने सॉफ्टवेयर अवेलेबल, ये है बच्चों को सिखाने के लिए। 5th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड तक बड़े आराम से आप सिखा सकते हैं। इसके पूरा कलेक्शन अवेलेबल है, हजारों से टूल्स तो मेरे पास ही अवेलेबल है। आपको अगर चाहिए तो मैं मुहैया भी करा दूंगा, स्कूलों को कराता भी हूँ कि आप इसका इस्तेमाल कीजिए। कंप्यूटर्स है आपके पास, बच्चों को सिमुलेशन दिखाई होता है कि वो ज्योमेट्री पे कैसे असर कर रहा है, वो 3D सिमुलेटेड होता है, तो बच्चे जल्दी से पिकअप कर जाते हैं। हाँ, जहां तक सवाल है कि हायर मैथमेटिक्स है, रिसर्च है, वो तो एक अलग बात है। उसके लिए रिसर्च माइंड, साइंटिफिक माइंड और स्टडी चाहिए, वो आदमी आगे करेगा और सारी चीजें करेगा। लेकिन मैथमेटिक्स इज नॉट द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। मैं तो कहता हूँ डिफिकल्ट थिंग ही नहीं है। सबसे पहले दिमाग में ये निकाल दीजिए, ये एक डर जो पैदा किया गया, जैसे सांप आ गया, सांप आ गया, सांप आ गया, तो आप रस्सी को देख के डर जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। बिल्कुल आसानी से उसके कई एक्टिविटीज है, हम ऐसे एक्टिविटीज का पूरा जखीरा जो है तो स्कूल को प्रोवाइड करते हैं कि आप जो बच्चे बिल्कुल मैसेज करते आते ही नहीं होते, जो हमेशा फेल होते हैं, उनको इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए, उनका इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए, उनका डर निकालने के लिए ये सारी चीजें बताते हैं धीरे धीरे। उसमें मैथ की कोई बात ही नहीं करते हैं, उसको किसी से समझाते चले जाते हैं और आगे चल के बताते हैं कि देखो मैथमेटिक्स में ये कंसेप्ट तो ऐसा होते हैं। तो इस तरह का एक पैटर्न जो है ये मेरे हिसाब से होना चाहिए। इसको जितना आसान बना सकते हो उसको कोई प्रॉब्लम। Satyabhutu sir, let us say that mathematics is difficult and its difficulty level is X, which is I don't know that X. अब मुझे ये थोड़ा सा गाइड करिए एज अ टीचर, वो X को निकालने के लिए या उसकी डिफिकल्टी लेवल X से गिराकर Y पर लाने के लिए, Y से गिराकर Z पर लाने के लिए, अगर किसी तरह का 8-10 दिन का फुल टाइम 24/7 मैथ एंड रियल लाइफ इंटीग्रेटेड वर्कशॉप डिजाइन किया जाए, तो क्या ऐसा कोई वर्कशॉप कहीं अवेलेबल है जिससे हम एज टीचर्स या स्टूडेंट्स बेनिफिट ले सकते हैं? टीचर्स के लिए नेशनल बोर्ड फॉर हायर मैथमेटिक्स का एक है, वो कोलाबा में TIFR है ना, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, कोलाबा में एकदम नेवी नगर के आसपास। You have never been to Bombay? अच्छा, I mean that area. So कोलाबा में जब you are towards the sea in नेवी नगर के आगे, so there is a institute called as Tata Institute of Fundamental Research. So they run this NBHM, National Board for Higher Mathematics. तो कुछ मुल्क से साल में 1-2 बार टीचर्स को जमा करते हैं और फिर उनकी कुछ ट्रेनिंग होती है। एंड दिस प्लेस इन अनुशक्ति नगर, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, वहाँ भी वो HBCSE वाले कुछ टीचर्स को बुलाते हैं। लेकिन अगेन उनका जो प्रोग्राम है वो नवोदय स्कूल्स के लिए, KV के लिए है और जवाहर नवोदय, दैट्स इट। हाँ, और अपने एटॉमिक एनर्जी के जो अनुशक्ति नगर के अंदर जो एटॉमिक एनर्जी की स्कूल्स हैं उसके लिए है। जनरल स्कूलों के लिए नहीं होता। और स्टूडेंट्स के लिए पर वो इलीट स्टूडेंट्स के लिए है, जिनको, क्योंकि वो जनरली आज देखिए, आज जैसे AI की बात चल रही है, आपने सैम अल्टमैन को जानते हैं ऑब्वियसली, सो ओपन AI के हैं, एंड देन द डे ही गॉट दिस ChatGPT 4.0, सो ही मेड अ स्टेटमेंट एंड ही नेम्ड अ पुणे गाय, पुणे का एक लड़का का नाम लिया उसने, मैं भूल रहा हूँ उसका नाम, कि अगर ये ना होता तो ChatGPT 4.0 वर्जन रिलीज ना होता, नहीं आता। दैट गाय वाज बेसिकली ट्रेन्ड एट SBCSE, और सिर्फ 8 साल के अंदर पुणे में एक बच्चा जो मतलब काइंड ऑफ हु वाज स्कूल में जाने वाला बच्चा, एंड देन ही इज एट MIT एंड ही इज विद सैम अल्टमैन, परहैप्स प्रोवाइडिंग द बेस्ट, एटलीस्ट 4 months earlier, the best version of AI
to the entire humanity. So ये लोग ट्रेन करते हैं HBCSE वाले, पर वो खास बच्चों को ट्रेन करते हैं who have impact later on generally. मतलब मैं कईयों को जानता हूँ जिनको ट्रेन किया, पर अगर आप एक एवरेज बच्चे की भी ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं कि जो शायद अपने मतलब कुछ ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स निकाल सके, सो आई डोंट थिंक दे केटर टू दैट. हाँ, तो वो नहीं करेंगे, बट सम प्राइवेट पीपल डू दैट, बट जनरली दे आर बिजी. या काफी प्रोग्राम्स जानते हैं जहाँ पर स्टूडेंट्स 8-10 दिन के 24/7 8-10 दिन क्यों कोई भी एक एक्स नंबर ऑफ डेज वाले प्रोग्राम में बच्चे एनरोल करें और एक इम्पैक्टफुल मैथमेटिशियन या मैथमेटिक्स के लेवल पर कोर कॉन्सेप्ट्स पर मजबूती हासिल करके बाहर निकले. ऐसे कुछ प्रोग्राम्स आप गाइड कर सकते हैं? आपने जैसे ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया, वैसे ही आपको चाहिए कि खुद आप यहाँ पे ऑर्गेनाइज कराएं और किसी भी जैसे सफदर कुद्दूस साहब हैं या किसी भी ऐसे को बुलाइए और 8-10 दिन का प्रोग्राम करवाइए, जिसमें जो भी सारे कोर्सेज हैं उसको कायदे से जैसे सब्जेक्ट चैप्टर वाइज उसको डिस्कस किया जाए. जैसे मिसाल के तौर पे एक चैप्टर है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स. तो अब टीचर क्या करता है कि बस 2 लाइन खींचा और उसमें नंबर बता दिया, भर दिया और कह दिया भाई ये मैट्रिक्स का फॉर्म है. बजाय इसके कि किसी एक्सपीरियंस आदमी को बुलाया जाए जो ये बताए कि भाई मैट्रिक्स जैसे हम ढेर सारे एलिमेंट के कलेक्शन को इकट्ठा करके एक सिस्टमेटिक वे में एलिमेंट को अरेंज कर दें रो और कॉलम में, पूरा एक वर्कशॉप रखिए, अलग अलग चैप्टर को अपना एक्सपीरियंस बना करके उसको समझाए, तो मेरे हिसाब से ये ज़्यादा सही रहेगा. बजाय इसके क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं वो कहाँ जाएंगे. आप खुद यहाँ ऑर्गेनाइज करवाइए और किसी ऐसे को बुलाइए जो आकर के बुला लेंगे, प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर लेंगे. बट अगेन द प्रॉब्लम कम्स टू द कॉन्टेक्स्ट कि हम बात कर रहे थे एक वर्कशॉप जिसके एक्स नंबर ऑफ डेज हो, जिसकी ब्लूप्रिंट बनाने के लिए हमको गाइडेंस लगी. तो क्या आप वो गाइडेंस हमको प्रोवाइड करेंगे कि हम इस तरह से वर्कशॉप को डिजाइन करें? बिल्कुल, आप कांटेक्ट करिए. सर आज ही आपको ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से क्यों मैं मेरी पर्सनल कैपेसिटी में भी आपको इनवाइट करता हूँ सर, आप आपको ज्वाइन करें और आप हमको गाइड करें, फिर देखिए हम काम करते कि नहीं करते. आपको प्रोसीजर पता है, आप उसको फॉलो कर लीजिए. ठीक है, हम प्रोसीजर में आ जाएंगे. सर आप बताएं. इसके बहुत सारी एक्टिविटीज होती, कुछ एक्टिविटीज तो जिनका मैं खुद स्पॉन्सर हूँ. प्ले यूनिवर्सिटी पुणे में इसका हर समर वेकेशंस में जो मैथमेटिक्स बियॉन्ड क्लासरूम ये पूरा वर्कशॉप होता है. ये 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड 11th 12th स्टैंडर्ड बच्चों के लिए होता है. वो एक लिबरल आर्ट्स के इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सिटी है, काफी पॉपुलर है और आप विजिट कर सकते हैं वहाँ पर. वो लोग ये कोर्स कराते हैं और इसका जो तरीका है उनका सिखाने का बहुत मॉडर्न तरीका है. बिल्कुल प्ले वे में हंसते हंसते खेलते खेलते टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए आपको मैथमेटिक्स में बड़े कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट में आपको मास्टर कर देते बच्चा किसी भी बैकग्राउंड का है. दूसरा क्राइस्ट यूनिवर्सिटी है, तीसरा ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी है, फिर शिवनादर यूनिवर्सिटीज है. ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है जिनको मैं जानता हूँ पर्सनली, जिनको मैं विजिट करता हूँ. तो सारे प्रोग्राम 15 दिन 20 दिन 8 दिन के हमेशा चलते रहते हैं. मैथमेटिक्स स्पेशल ये समर वेकेशन में अक्सर आते हैं, तो वो जब भी आएंगे मैं आपको मुहैया करा दूँ, आप उसमें पार्टिसिपेट से बच्चों को That's good fair enough. समर वेकेशंस में बच्चों की मसरूफियत, वैसे भी पेरेंट्स कुछ ना कुछ ढूंढते रहते हैं. वी नीड सम एंगेजिंग एक्टिविटीज. तो अगर आप हमको बताएं यहाँ पर हम ऑर्गेनाइज करें या फिर आप हमको गाइड करेंगे, कहीं अगर वर्कशॉप होते हैं तो हम बच्चों को वहाँ भेजना पसंद करेंगे इंशाल्लाह. एज वी आर डिस्कसिंग the role of teachers and at the same time how to incorporate those things into our classrooms, parallelly एक और सेगमेंट आता है जिसे हम पेरेंट्स के नाम से जानते हैं. तो सर पेरेंट्स या हम हमारी जो सोशल कम्युनिटीज है उसको ये सिस्टम में कैसे इंटीग्रेट करें that they should start enjoying mathematics and not be anxious or worried about mathematics. I leave the floor open. जो चाहे आप उसमें ऐड करें प्लीज.
इसमें सिंपल सा वही तरीका है। आप सबसे पहले तो इसमें अवेयरनेस क्रिएट करके हमको सबसे पहला काम ये करें, जैसे छोटे छोटे सेमिनार है, घंटे 2 घंटे के ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे जो बता रहे हैं तो ज्यादा कीजिए। और सबसे पहले तो ना मैथ से डरिए ना डराइए। सबसे पहले डर निकालना है कि मैथ डिफिकल्ट है, मैथ डिफिकल्ट नहीं है, ये डर पहले निकालना है। अब ये डर कैसे निकालेंगे, इसके लिए आप छोटे छोटे सेमिनार्स या छोटी छोटी एक्टिविटीज अरेंज कर सकते हैं। वो एक्टिविटीज बड़े प्लेफुल वे में होगी, वो बेसिक मैथमेटिक्स सिखाएगी। और बेसिक मैथमेटिक्स में अगर वो क्लियर हो जाते हैं, जैसे वेक्टर्स है, मैट्रिक्स है या प्लस माइनस, ये सारी चीजें हैं, तो वो प्लेफुल वे से उनको ये लगने लगता है कि हाँ ये सीख सकते हैं। उनको पेरेंट्स को इतना ही बताना है कि कोई भी पेरेंट हो, अनपढ़ पढ़ा लिखा, वो मैथमेटिक्स सीख सकता है। ये अगर उनमें डर निकल जाता है तो अपने आप धीरे धीरे वो टेक्सुअल लेवल पर आप उसको पढ़ाइए और हायर मैथमेटिक्स पढ़ाइए। तो 2 चीज, पहले अवेयरनेस प्रोग्राम, रिमूव दिस फियर फ्रॉम देम, एंड वो कैसे करेंगे, छोटी छोटी एक्टिविटीज से। 1 घंटे वर्ष की 2 घंटे की एक्टिविटीज में 5 कंसेप्ट लिया, उनको थोड़ा एक्टिविटी कराया, कंसेप्ट के लिए मैथमेटिक्स में इसको ये बोलते आ गया तो मैथमेटिक्स। इस तरह का अगर एक एक्टिविटीज हम रेगुलर बेसिस पर ऑनलाइन या ऑफलाइन करते रहे तो डेफिनेटली पता निकल जाएगा, बच्चों का डर निकल आते। तो बच्चे ऐसे डर के मारे नहीं आते हैं, डर सबसे बड़ी चीज। जहाँ तक गार्जियन का ताल्लुक है तो सबकी अपनी अलग अलग फील्ड है, तो गार्जियन का डर निकालने का, जो भाई उस फील्ड से नहीं है उसको हम क्या कह सकते हैं। लेकिन जहाँ तक रोल का मतलब ये है, जैसे मैंने बताया कि भाई हम अवेयर नहीं है कि हम अपनी डेली लाइफ में मैथमेटिक्स हर बहाने से यूज कर रहे हैं, तो बिल्कुल उसी सिंपल, जैसे हम सिंपल वे में मैथमेटिक्स को यूज कर रहे हैं, वैसे ही अपने बच्चे को ये मोटिवेट करें कि भाई उसी चीज को हम कैसे एक पढ़ाई में उसी चीज को कैसे लेके आए। और बाकी रहा बच्चों के अंदर से डर निकालना, तो बच्चे जितना ज्यादा किसी भी सब्जेक्ट पे फोकस किया जाएगा, जितना ज्यादा उसको बार बार, वही बात हुई मैथमेटिक्स में फोकस और प्रैक्टिस, जब तक कि वो अपने अंदर नहीं लाएंगे तब तक कि वो बात बनेगी नहीं। बार बार प्रैक्टिस। सर जापान में वो एक डायरी कीपिंग की एक हैबिट है जो वो अकाउंटिंग मेंटेन करने के लिए करते हैं। जितनी भी इनकम और एक्सपेंसेस की चीजें हैं वो अपनी एक डायरी के अंदर नोट करते रहते हैं। सो दैट इज द हैबिट व्हाट दे हैव इनकॉर्पोरेटेड एंड पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर जनरेशन। वो पिछले 70 सालों से प्रोएक्टिवली कर रहे हैं। तो सर ऐसी कोई एक्टिविटी या हैबिट जो हम इनकॉर्पोरेट कर सके हमारे घरों में पेरेंट्स के जरिए, तो उसके बारे में आप कुछ एग्जांपल दे सकते हैं प्लीज। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट हैबिट फॉर्मेशन फॉर मैथमेटिक्स। हैबिट का तो जैसे एक मिसाल के तौर पे एक बच्चा हॉस्टल में रहता है, तो अब उसको जो है मंथली एक्सपेंडिचर दिया जाता है और अपनी डेली लाइफ में कुछ भी वो परफॉर्म करता है, वो ये सोचे कि भाई, मेरे शुरू में एक मैथमेटिक्स को बताया कि मैथमेटिक्स नाम है किसी भी अपनी वर्ल्ड प्रॉब्लम जो हम डेली लाइफ में फेस करते हैं, कैसे उसको हम बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सके। तो अब हम हॉस्टल में रहते हैं, तो हमें जो घर से पॉकेट मनी मिली है, हम कैसे उसको एक सिस्टमेटिक वे में खर्च करें कि हमारा जो है मंथली चल भी जाए और सारी चीज़ें एक तरीके से परफॉर्म भी हो जाए। तो अब कोई बच्चा हॉस्टल में रहता है तो उसकी सबसे पहली जो ज़रूरत है वो हॉस्टल की फीस और खाने की। उसके बाद फिर जो है किताब कॉपी ख़रीदना है, फिर उसके बाद डेली का एक छोटा मोटा स्नैक्स वगैरह पे खर्च, फिर उसके बाद आउटिंग। तो ये इस जरिए से बहाने से उसको मैथमेटिक्स में इन्वॉल्व करना, ताकि वो कोई भी चीज़ करे
उसमें से वो मैथमेटिक्स निकाल ले, बहाने बहाने से इसी चीज को ऑर्गेनाइज कर देना, इसी का नाम मैथमेटिक्स है। जब हम बहाने बहाने से वो सारी चीज बार बार करवाएंगे तो वो खुद प्रैक्टिस में आ जाएगी। I don't have any such suggestion. It might take some time to get it. I mean, it's a new question for me, precisely. Yeah. इसके लिए बेस्ट सजेशन यही है कि जो टीचर बजटिंग होती है आपकी, जो घर पे औरतें होती है, उनको एक फिक्स पैसे मिलते हैं जिससे उनको रोज के खाने का खर्चा निकालना होता है। अगर वो बजटिंग लिख लेते हैं कि आज हमने सब्जी पे कितना खर्चा किया, जो भी खरीदा आपने, आटे पे कितना, ये अगर वो बजटिंग अगर कर ले, उसको लिख के रखे, तो एक तो उनको एक जजमेंट आ जाएगा, एक तो पता चलेगा कि भाई ये कैलकुलेशन हो रहा है, एक अरिथमेटिक को इंट्रोडक्शन हो जाएगा। और ये चीजें जब आप मेंटेन करेगी, महीना भर मेंटेन करेगी, 2 महीना मेंटेन करेगी, अब खाली उस डेटा को दोबारा देखिए, आपको एक एनालिटिकल व्यू आना शुरू हो जाता है। आपको उससे पता चलता है कि जुमेरात को या जुम्मे को जो है तो ये 4 सब्जी जो है हमेशा सस्ती मिलती है, तो ये, और या फिर ये विंटर में ये सब्जियां सस्ती हो जाती है या समर में हो जाती है, जो भी है वो एक जजमेंट, और दैट इज एनालिटिक पार्ट ऑफ इट। तो आप एनालिसिस करना शुरू कर दीजिए। तो अब आगे आप प्लानिंग कर सकते हैं कि जब ये पीरियड आता है, जैसे विंटर आ गया, आपको मालूम है 4 सब्जियां हमेशा सस्ती मिलती है, तो उससे रिलेटेड ही आप जो है तो एक्सपेंडिचर कीजिए। तो इससे क्या होगा, आप कम से कम खर्चे में बेहतरीन। अदरवाइज क्या होता है कि हमारा जो कैलकुलेशन है एनालिटिक में रहता है, तो हम क्या करते हैं कि वो सब्जी खरीद लेते हैं जो बहुत ज्यादा महंगी होती है। आप इसका बेस्ट एग्जांपल ले सकते हो, जापान में होता ये है कि जब भी कोई सब्जी महंगी हो जाती है, तो महंगाई को कैसे मात देते हैं, ये देखिए आप। जब भी कोई सब्जी महंगी हो जाती है तो जापान में उसको खरीदते नहीं कोई, वो सिर्फ सस्ती सब्जी खरीदते हैं। उससे होता यह है कि महंगी होते ही जब लोग नहीं खरीदेंगे तो वो स्टॉक हो जाता है, दूसरे दिन सस्ती हो जाती है। तो इस तरह से वो सब्जी को महंगी नहीं होने देते हैं। हमारा कैसा रहता है, हमारा कोई एनालिटिक नहीं है, कोई बजटिंग नहीं है, हम बोलते कि नहीं अब आलू बनाना है तो बनाना है, चाहे कितना भी महंगा हो, और इसलिए वो महंगा ही रहता है। तो ये चीजें आपके 2 कैलकुलेशन से आ जाएगी। आपने एक्सपेंसेस लिख के रखिए और उनको महीने में, सप्ताह में आप देखिए क्या हो रहा था, उसका ट्रेंड समझ में आ जाएगा। यहाँ इस तरह से सब्जी के भाव आगे पीछे होते रहते, सुबह में कैसी रहती है, शाम में कितनी सस्ती होती है। तो ये आपको दोनों अरिथमेटिक्स के लिए आपको इसकी आदत पड़ेगी और एनालिटिक्स की आदत पड़ेगी। ये तो घर में जो हिसाब कीपिंग है, एक डायरी के अंदर हिसाब किताब लिखते रहना, उसकी आदत डालना, और उसको एक चार्ट पर डालकर एनालिसिस भी लेना, वो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आपको अगर सिर्फ डायरी में रख देंगे तो आप एनालाइज एट अ टाइम नहीं कर पाएंगे, जब तक आपके सामने पूरा डेटा एक साथ एक पेज पर नहीं होगा। तो रिकॉर्ड कीपिंग में आप एक बड़ा चार्ट बनाकर उसको कंटिन्यू करें। ये मैं इम्प्लीकेशन दे रहा हूँ। I know that the topic is lengthy and we have to give the audience some takeaways. तो ये यहाँ से सीख कर क्या जाए, यहाँ से लेकर क्या जाए। तो फ्यूचर implications के अंदर, if you could introduce one major change in how mathematics is taught today, what would it be? How mathematics is taught today? तो आप अगर कोई चीज चेंज करना चाह रहे हैं, तो what change would you like to bring? या आप खुश है जो प्रोसेस चल रहा है, वो प्रोसेस एज इट इज हम कंटिन्यू करें? प्रोसेस चेंज करने का मतलब जो प्रोसेस इस वक्त है उसी को फॉलो नहीं किया जा रहा है ना। पहले तो उसको फॉलो करें, फिर अगर उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है तो फिर प्रोसेस को चेंज किया जाएगा। प्रोसेस को चेंज किया जा सकता है, पर शायद उस चेंज के लिए इंग्रेडिएंट्स हमारे पास नहीं है। सो सच अ चेंज is not worthy to talk about. And anything? जहाँ तक मैथमेटिक्स पढ़ाने का सवाल है, अभी जितने भी स्कूल्स कॉलेजेस सभी विजिट करते हैं, इनके पढ़ाने के मेथड से मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ, बिल्कुल बेकार मेथड है। और आगे NEP 2020 अगर आप देखेंगे, उसका भी टारगेट यही है कि जो पढ़ाने का तरीका है उसको पूरी मेथडोलॉजी, पूरी पैडागॉजी ही चेंज करना। और इस पैडागॉजी की वजह से आप नुकसान ऑलरेडी उठा रहे हैं। जिस तरह से मैथमेटिक्स पढ़ाया जा रहा है, इससे आप देख लीजिए मैथमेटिक्स सबसे बड़ा प्रॉब्लम, सबसे बड़ा हेडेक बन गया है।
वो इसलिए नहीं, याद रखो पढ़ाना अगर ठीक नहीं रहा ना तो बच्चे को सब्जेक्ट डिफिकल्ट होता है, समझ में नहीं आता है, तो वो बच्चे की गलती नहीं, पढ़ाने की गलती है। तो मेथोडोलॉजी मेरे भी चेंज होना चाहिए। दूसरा, जैसे एनईपी 2020 पॉलिसी में भी यही है कि इट शुड बी एक्सपीरियंशियल लर्निंग। पहले आप दिखाओ करके, उसके बाद उनका रिफ्लेक्शन लो, उनसे पूछो आपको कुछ समझ में आया मैंने जो किया, थोड़ा बहुत समझ में आएगा, कुछ बोलेंगे वो, उसके बाद तुम उनको कंसेप्ट समझाओ कि मैंने जो किया उसको ये बोलते हैं, अब तुम करके दिखाओगे। ये 4 स्टेप में होता है। तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग एंड लेट देम हैव मोर एक्सपीरियंस और प्रैक्टिकल। इसमें टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कीजिए। टेक्नोलॉजी रिलेटेड कोई भी आपको सॉफ्टवेयर कुछ भी लगता है मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए, मैं आपको मुहैया करा देता हूँ। इसका ज्यादा इस्तेमाल कीजिए। मैथमेटिक्स में खास करके बोल रहा हूँ मैं आपको, इसमें बहुत अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर है, बच्चों को बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा इस तरह से। तो ये मेथोडोलॉजी आप बिल्कुल चेंज कीजिए। और इसके ऊपर बाकी तो यूट्यूब मटेरियल तो है बहुत सारा, और प्ले वे में अगर जब तक मैथमेटिक्स नहीं होगा तब तक आप बिल्कुल उसको हाँ, उसके बाद जब बच्चा एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप कर सकता है, उसको मजा आ रहा है उसके अंदर, उसके बाद आप कितने भी उसको थ्योरी पढ़ाइए, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड बुक दे दीजिए उसके हाथ में, वो पढ़ लेगा उसके बाद, लेकिन एकदम शुरू में। तो ये मेथड थोड़ी सी आपको चेंज करना पड़ेगा। Okay, sir, any closing arguments or closing statements before we call it off? देखिए, शायद ये एक सवाल मैथ्स को पढ़ने का जो की एक ज़रूरत है, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो बच्चा सोचने वाला बनता है। आज के ज़माने में जब AI हमारे मार्केट्स में आ रही है, तो वो बच्चा जो सोच नहीं सकता है या कम सोच सकता है, या वो बच्ची जो सोच नहीं सकती है कम सोच सकती है, शी और ही इज़ रिप्लेसेबल। उसको मशीन्स रिप्लेस कर देंगी। तो बच्चे की जो अहमियत है सोसाइटी में, समाज में, वो उसकी वर्दीनेस, उसकी जो वर्दीनेस है वो उसकी स्किल्स पे डिपेंड करेगा। और एनालिटिकल स्किल्स जो है, खासकर जो क्रिटिकल एनालिसिस की जो स्किल्स होते हैं, इंसानों के अंदर जो सोचने की सलाहियत है, हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स है, राइट, और एक इंटेलेक्ट है, इंटेलेक्चुअल सेंस, एक स्पिरिचुअल सेंस। ये फिजिकल सेंस ऑर्गन्स जो हैं, इसके जरिए से रोजी मिलने का जमाना अब धीरे धीरे जा रहा है। एक जमाना था जो हम मेहनत करते थे और उस मेहनत के जरिए से अल्लाह ताला हमें रोजी दिया करते थे। फिर एक जमाना आया जब मैकेनिकल मशीन्स, है ना, लीवर्स और ये सारी चीजें जो मशीन्स होती है, मैकेनिकल मशीन्स, उसके जरिए से अल्लाह ने हमें रोजी दी इंसानियत को। आज का जमाना यह है कि उबर वाला अपना ऐप बनाकर घर में बैठा है और उसकी इंटेलेक्चुअल स्किल्स के जरिए से उसे उसकी रोजी उसके घर तक पहुंच रही। तो जमाने के एतबार से अगर किसी कौम को बाकी रहना है तो उस जमाने के जो आला उम्दा स्किल्स हैं उसे एक्वायर करना पड़ेगा। और वो स्किल्स आज के जमाने में इंटेलेक्चुअल है। आज बहुत कम लोग हैं जो फिजिकल मेहनत के जरिए से अपनी रोजी रोटी उन तक पहुंच रही है। और ये जो इंटेलेक्चुअल स्किल्स है जिसके जरिए से आज अक्सर लोगों की रोजी का जरिया अल्लाह ने इसे बनाया है, ये बनाना जरूरी है। मैं ये नहीं कहता कि आप मैथ्स ही पढ़े, पर मैथ्स एक बहुत अच्छा जरिया है जिससे लोगों को सोचने की सलाहियत बनती है लोगों की। और ये सोचने की सलाहियत न सिर्फ अपने पेशे में, बल्कि हत्ता बाज़ दफ़ा इल्हाद का मामला जब आता है, हमारे बच्चे सोच नहीं पाते हैं, तो इल्हाद जैसे सवालात में भी एक सोचता समझता हुआ बच्चा अपने दीन पर आते हुए शक व शुबात की दिफा कर पाएगा इंशाअल्लाह। तो इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं, मैं इसको बता नहीं सकता, हालांकि बताना चाहता हूँ, पर मेरे पास वो अल्फाज भी नहीं है और ना ही मैं समझता उसका हक अदा कर पाऊँगा। इसके दर्जात पे दर्जात एक सोचने की, और इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने इस पर ख़ास तवज्जो दी। आप जो भी लोग इस तरह की फ़िलासफ़ी और लॉजिक मंतिक को पर नज़र रखते हैं और कभी इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह की बाज़ किताबों का मुताला किया है, तो आप समझेंगे कि इंटेलेक्चुअल स्किल्स कितनी ज़रूरी है। और ये अपने ज़माने के मुजद्दिद, अपने ज़माने के एक बड़े आलिम और एक ऐसे ज़की आलिम बने
जिसके जरिए जिनके जरिए से कई सारे ऐसे मामला ऐसे फितरों से कौम को बचाया। तो कहीं ना कहीं आप पर ये लाजिम है कि आज के ज़माने से कदम ब कदम चलाएं और रेलेवेंट रहें। इसके लिए इंटेलेक्चुअल स्किल्स को बढ़ाने की सारी कोशिश होनी चाहिए। मैथमेटिक्स, असल में हमारा मसला यह है कि हम मैथमेटिक्स को बार बार एकेडमिक की तरफ ले जाते हैं। हालांकि मैथमेटिक्स सिर्फ एकेडमिक का नाम नहीं है, बल्कि ये जो है पूरी एक ज़िंदगी को कैसे हम ज़िंदगी के जो सारे मसाइल हैं उनको कैसे कैलकुलेट करके एक खूबसूरत अंदाज में उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देना, ये असल मैथमेटिक्स है। और इसको हम जब एकेडमिक पे पढ़ते हैं तो सारे चैप्टर्स और सब आ जाते हैं। इसका मकसद यही है कि कैसे अपने अंदर वो सवालात को बार बार करते हुए अपनी स्किल को बढ़ा देना, ताकि दुनिया के जितने भी चैलेंजेस हैं उसको हम खूबसूरती के साथ हल कर दें। और ये ज़रूरी नहीं है कि फला नहीं कर रहा है तो हम भी ना करें। एक आदमी खड़ा होता है, कोई भी तहरीक होती है, वो सिर्फ एक आदमी शुरू करता है और वो आगे बढ़ते बढ़ते एक वक्त ऐसा आता है कि पूरे मुआशरे को वो अपनी गिरफ्त में ले लेती है। जैसे मिसाल एक वाक़े पे अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ। साउथ अफ्रीका में एक वक्त रहा कि वहाँ पे काले गोरे का इतना ज़्यादा तफरीक रही कि किसी वक्त अपने मुल्क में जिस तरह से अपर और लोअर कास्ट में रहा, लेकिन उन्हीं के दरमियान में से एक शख्स खड़ा होता है और एक कोशिश करता है और पूरे मुआशरे को चेंज करके रख देता है। हम सब उसके नाम से वाकिफ हैं, नेल्सन मंडेला। एक गिरे हुए मुआशरे को अपनी कोशिश और अपनी सलाहियत और अपने, अगर मैथमेटिक्स के वर्ड में कहा जाए तो अपने कैलकुलेशन के जरिए से वो पूरे मुआशरे को इस जगह लाके खड़ा कर देता है कि आज एक ब्लैक आदमी वहां का प्रेसिडेंट बन के बैठ जाता है। तो कभी भी ये ना समझे कि फला नहीं कर रहे तो हम, बल्कि ये समझना चाहिए कि शायद हमें मौका मिला है, हम आज मेहनत करेंगे तो एक वक्त के बाद हम जो है, हमारी जो आइडियोलॉजी है वो पूरी दुनिया में काम करेगी। मैथमेटिक्स सिंपल वर्ड में अगर देखा जाए तो ये अपने जिंदगी के अलग अलग एस्पेक्ट्स को नंबरों में नापने का तरीका है। तो पहले तो उससे घबराने की जरूरत नहीं। दूसरी बात यह है कि जो फ्यूचर जिस तरह से आ रहा है, आपके बच्चों का जो मुस्तकबिल है उसकी एजुकेशन के साथ जब हम सोचते हैं तो हमको आगे देखकर सोचना है कि 5 साल के बाद क्या होगा जब बच्चे मार्केट में होंगे। तो याद रखिए, टेक्नोलॉजी जिस तरह से बढ़ रही है, जो मिड लेवल जॉब जो मैक्सिमम लोग जिसके लिए तैयार होते हैं मैनेजमेंट के और ये सारे, ये इंडस्ट्री ऑटोमेशन और कंप्यूटराइजेशन इसकी जगह ले लेगा। जो डिसीजन मेकिंग और डेटा प्रोसेसिंग के जो जॉब्स होते हैं वो एआई ले लेगा, और जो लेबर जॉब होते हैं उसमें से बहुत सारे जॉब जो होते हैं सीएनसी मशीनरीज एंड रोबोटिक्स ले लेगा। इंसान की जरूरत जब पड़ेगी वो सिर्फ इसलिए पड़ेगी जहां पर क्रिटिकल थिंकिंग, डिजाइन थिंकिंग, सिस्टम थिंकिंग, कंप्यूटेशनल थिंकिंग जहां लगेगी वहां इंसान की जरूरत पड़ेगी। और ये 4 तरह की थिंकिंग को पैदा करने के लिए आपको मैथमेटिक्स को करना पड़ेगा। तो मैथमेटिक्स आपको, आपके बच्चे को ये 4 तरह की थिंकिंग देगा जिससे वो आगे अपने आप को सर्वाइव कर पाएगा। दिस इज माय लास्ट। Okay, so due to time constraints, we are not able to continue this panel discussion further. Actually, I was really enjoying the discussion here. मेरे लिए बहुत सारे insightful चीजें हैं यहाँ सीखने के लिए. And for me, the closing argument for today is I'm going to start working on a workshop, inshallah, जहाँ पर हम 4, 6, 8, 10, 15 दिनों का कोई एक प्रोग्राम डिजाइन करें जिसके अंदर बच्चों को, जहाँ पर मैथमेटिकल डिफिकल्टीज है, जैसा सुबह में हमने वर्कशॉप में भी देखा
स्टेज पर आकर बच्चा अपनी मैथ की ग्रोथ को स्टैग्नेंट कर लेता है या समझ लेता है, तो हम वो ग्रोथ में चेंज या ग्रोथ माइंडसेट लाने के लिए एक वर्कशॉप डिजाइन करेंगे। एंड ऑफ कोर्स आई विल अप्रोच ऑल द पैनलिस्ट हियर, और इनकी रहनुमाई से मैं और कुछ एक्सपर्ट से भी मिलूंगा इंशाल्लाह, और हम देखते हैं कि किस तरह से एक ऐसा वर्कशॉप हम औरंगाबाद के लिए डिजाइन कर सके, बिकॉज इट इज नॉट जस्ट अबाउट accessing resources online or going different cities. टेक्निकली देखें तो हमारे पास में ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं, ऐसी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज है जिनके एक्सेस में वो यूनिवर्सिटीज वो प्रोग्राम्स को जाना नहीं है, वो दोस प्रोग्राम्स आर नॉट हाईली एक्सेसिबल टू दोज पीपल। और अगर यहाँ पर औरंगाबाद में कम्युनिटीज है, लोग हैं जिनके एक्सेस में वो लोग है, एक्सेस में प्रोग्राम्स है, वी डोंट हैव दैट विजडम और दैट अंडरस्टैंडिंग और दैट नॉलेज पर से कि हम वहां से कुछ फायदा उठाएं। सो लेट अस सी इफ वी कैन टुगेदर एज अ कम्युनिटी अगेन कम टुगेदर, डिजाइन अ प्रोग्राम, इम्प्लीमेंट इट एट अ सैंपल लेवल। हम यहाँ पायलट करते हैं वो प्रोग्राम को, अगर सक्सेसफुल रहा उसके कुछ टेंजिबल आउटकम्स हमको नजर आए, so inshallah we will try to replicate these examples in the adjacent areas and then focusing on collaborating with the people around the world inshallah. So with this we call it a day. I thank everyone present online and offline for this panel discussion. अल्लाह पैनलिस्ट को भी दुनिया में और आखिरत में बेहतरीन बदला इसका दे। अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर दे। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हमको ये मौका दिया कि हम यहाँ जमा हुए और कोई चीज सीखने सिखाने की बहस में हिस्सा लिए। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।